दिखाई पड़ी। एमपीसी का आउटकम आ जा रहा था, तो एमपीसी के आउटकम का इम्पैक्ट था कि उन्होंने कोई भी ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, तो एक स्टांस भी अकोमोडेटिव मेंटेन रखा। सीआरआर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हाँ, हालांकि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी की बात को उन्होंने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड से सख्त करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। साथ ही साथ ये भी उन्होंने स्टांस जो है वो बरकरार रखा कि अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखकर, किस तरह से यूक्रेन वॉर है, कैसे कैसे कमोडिटी प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से कॉल लेंगे, तो बाजार ने शायद उसको चेरिश करना शुरू किया। तो एकाएक रिएक्शन आया निफ्टी बैंक के अंदर, फिर धीरे धीरे वो जो रिएक्शन था वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पे पूरे मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी बैंक या निफ्टी के कंपैरिजन में फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप जो थे वो उतनी रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे। उस टाइम पे रफ्तार थी, बाद में थोड़ा सा ईज आउट होते दिखाई पड़े, बैकफुट पे आते दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया बाइंग थी। 1850 शेयर ऐसे थे जो कि एडवांसेस में थे, 600 साढ़े 600 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर सिनेरियो आपको ये दिखेगा कि हाँ, ब्रॉडर बेस मार्केट में बाइंग चल रही थी। ये तो एक पार्ट रहा। धीरे धीरे अलग अलग इवेंट्स, जैसे आईटीसी ऑब्वियसली बात है साल के नए स्तरों पर पहुंचा, 52 वीक हाई पे पहुंचा, तो अपने आप एक सेलिब्रेशन टाइम है। 1232 करोड़ शेयर होल्डर्स इस कंपनी के हैं टोटल, और उनके लिए एक अच्छा दिन। डॉक्टर रेड्डीज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, उसका इम्पैक्ट रहा, डे हाई पे बंद हुआ। रुचि सोया आज एफपीओ के शेयर लिस्ट हुए और उसके बावजूद शेयर करीब करीब 10% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, वहाँ पर भी बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएमसीजी में बाइंग, पूरी बाइंग को लीड किया आईटीसी ने। मेटल में खरीदारी थी, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे खरीदारी देखने को मिली थी। टाटा कम्युनिकेशन आज एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा था, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास वही बंद हुआ। सीमेंट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, मिसाल तौर पर ग्रासिम, अंबुजा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन, बढ़िया तेज़ी मार्केट्स में बनी। कंफर्टेबल लोअर लेवल से एक पुल बैक देखने को मिला और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ा बहुत जहां पर आज आपको सेटबैक दिखाई पड़ेगा वो अदानी ग्रुप, लगातार दूसरा दिन जबकि इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। मिसाल तौर पर अदानी विल्मर, अदानी पावर, जहाँ पे लोअर सर्किट का दौर रहा, लेकिन बाकी मेजरली जो स्टॉक्स थे जहाँ जबकि बैकफुट पे थे वहाँ पे बाइंग गए। एचडीएफसी ग्रुप में से एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक आज फिर बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ा, आज वहाँ पर भी प्रेशर रहा, लेकिन बाकी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पर तेज़ी थी। आरबीएल बैंक में प्रेशर था क्योंकि वहाँ एक ब्लॉक हुआ था, उसका एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज, ट्रिगर्स, इनके आधार पर मार्केट्स जो हैं वो स्टीपली रिएक्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सबसे पहला सवाल, इनफैक्ट मेरे पास वीडियो ही नहीं आ रहा, हाँ मिल गया। सबसे पहला सवाल कि इंडिया बुल्स रियल स्टेट 10,000 शेयर 151 की क्वांटिटी में। कौशिक साहब, इंडिया बुल्स में लेटेस्ट अपडेट तो यही आया कि इन्होंने 106 रुपये पर शेयर के आसपास पे दाम पर इन्होंने QIP के थ्रू रकम जुटाने की बात की है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास के रकम ये जुटा रहे हैं। तो पहली चीज़, अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी, या आपका केवल इन्वेस्टमेंट यही है, यानी कि पूरा इन्वेस्टमेंट ही आपका 10,000 शेयरों का है, तो आप इसमें से तेज़ी लेते ही निकल जाएंगे। इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी एक स्टॉक में नहीं होता। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, कई इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप बने रह सकते हैं और नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा। थोड़ी तेज़ी आए और आपको लगे कि आपकी पोजीशन बढ़ी है तो आप थोड़ा हल्का ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनकी क्रूशली हैं इस क्वार्टर के नंबर। ये पिछले क्वार्टर में कुछ क्लीन अप था, इसलिए शेयर लॉस में या कंपनी लॉस में आई थी। अगर वही क्लीन अप कंटिन्यू करता है तो बात अलग है, लेकिन अगर क्लीन अप नहीं है और नंबर इंप्रूव होते हैं तो बात अलग रहेगी। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस क्वार्टर के नंबर पे। हालांकि रकम जुटा रहे हैं 106 रुपये के दाम पे। पिछला अलॉटमेंट था वो 80 रुपये की रेंज में, दूसरा अलॉटमेंट 106 के दाम पे, तो ये कुछ इतना बुरा साउंड नहीं दे रहा, शायद इसलिए मार्केट ने इस पर बहुत नेगेटिवली रिएक्ट भी नहीं किया। अच्छा, रुचि सोया एट करंट प्राइस। पाटिल साहब, अगर आपके पास है तो आप बने रहें, अगर आपके पास नहीं है तो किसी गिरावट में लेने का वेट करें। जिनके पास एफपीओ में अलॉटमेंट है उनको ऑलरेडी 40% के आसपास गेन तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन अभी नया निवेश करके आप हायर प्राइस में फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़ी तेज़ी इसमें आज देखने को मिली है 9 से 10% के आसपास की। तो बेटर यही है कि आप एटलीस्ट सिचुएशन सिनेरियो को देख कर कॉल लें। हालांकि जो हाउस व्यूज़ हैं वो तेज़ी के थे, 1100-1200 के टारगेट दे रहे हैं, वो ऑलरेडी अचीव होने वाले। 900 रुपये तो आज ही आ गया। तो स्केप्टिकल व्यू रखिए, लेकिन स्केप्टिकल टू ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा। इस हिसाब से आप देखिए, इसमें अभी एंकर इन्वेस्टर की बुक लॉक्ड है, वो 1 महीने बाद क्लीन होगी, वहाँ से वो कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर बचे हुए एंकर इन्वेस्टर जो 50 दिन बाद करेंगे। तो इसीलिए अभी उन डेज़ को आप ध्यान रखिए, लेकिन व्यू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का रखिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और SRF एट लाइफ टाइम हाई, कैन वी एक्यूमुलेट इट नाउ?
नवीन फ्लोरिन और SRF दोनों कंपनी अच्छी हैं, SIP के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन SRF ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर, आप खुद ही मान रहे हैं इस बात को। तो इतनी ऊपर के गए हुए शेयर पे आप एंटर करने का कोई औचित्य बनता है? आप खुद ही सोचिए कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा अगर आप इसमें जाते भी हैं। कोई ना कोई बुरा दौर आएगा, अभी पिछले दिनों आया ही था, वो बुरे दौर आते ही रहते हैं समय समय पर। उन बुरे दौरों का इस्तेमाल करिए और उसमें एंटर करिए, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? ऐसे आउटराइटली तेज़ी के साथ चलने वाले शेयरों में उतरने कोई मतलब नहीं। सर आप भागती ट्रेन को पकड़ रहे हो, बेटर ये कि थोड़ा रुक जाए, संभल जाए, थम जाए, खड़ी रहे, तब आप उसमें एंटर करें, वो ज़्यादा साउंड है। और केमिकल में इतनी किस बात की जल्दी है, जबकि इनपुट कॉस्ट बढ़े हुए हैं, इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, उसके बाद झटके देंगे। तो बेटर उस समय आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने F&O के शेयर हैं, अगर वो बड़ी तेज़ी पकड़ते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है नीचे के लेवल से कॉल राइटिंग का। कोई भी फ्यूचर शॉर्ट करना 100 रुपये पे लॉजिकल नहीं होता। अगर वो भाग के 200 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वापस घूम के 100 रुपये का 100 रुपये तो सीधे मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस पार्ट को आप रिवर्स करके भी रीड करिए, शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको समझ आ पाए। तो आप नंबर्स आने दीजिए, वेट करिए, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, is it lump sum, it is right time to invest in lump sum in Nifty 50? आलम साहब, मैं कभी भी किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स या किसी भी ETF या किसी भी एसेट क्लास में लंप सम की सलाह कभी नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि कोई भी लेवल राइट लेवल है ये कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन बाजार चलता ही इसीलिए किसी का ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है, किसी का पेसिमिस्ट व्यू होता है, तभी वो ऊपर नीचे करता है। तो बाज़ार बेहतर है, साउंड है, नहीं साउंड है, ये समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आपके स्ट्रीट पे आप ब्लड ना देखें। यानी कि जब आप बिल्कुल ही पेसिमिज्म हर तरफ देखेंगे तब आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम आ गया है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज हर तरफ सबको उम्मीद थी कि शायद रुचि सोया के शेयर बाज़ार में टूटेंगे क्योंकि रुचि सोया के नए शेयर बाज़ार में आएंगे। हुआ भी, फ्राइडे था, हुआ भी, शेयर भी आया, लेकिन शेयर 10% ऊपर बंद हुआ। तो मार्केट रिवर्स भी कर जाता है बहुत बारी। तो इसलिए पहली चीज़ आप लमसम कभी मत डालिए किसी भी एसेट क्लास में। SIP वे में आप इन्वेस्ट करिए, निफ्टी 50, TCS, हिंडाल्को या कोई भी निफ्टी की कंपनी के बारे में, लेकिन SIP वे में इसलिए ताकि आपका एवरेज नीचे आता रहे और आपको ये शौक ना लगे कि मैंने लिया इस भाव पे और नीचे आ गया। फिर आप हमेशा वेट करेंगे कभी नीचे आए, कब आप उसे और लें। तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिसिप्लिन में आप खरीदेंगे तो सिचुएशन भी बेटर होगी और आप ज़्यादा बेहतर समझ भी पाएंगे बाज़ार को कि कब लेने लायक होता है, कब नहीं लेने लायक होता है। अच्छा जी, बार्मर लॉरी में शायद डिविडेंड नहीं आता है। बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड आता है। एक बार आप क्रॉस चेक करिए, इसको मेरे को देखना पड़ेगा कि बार्मर लॉरी का डिविडेंड मैंने कभी सुना नहीं कि बहुत बड़ा आता हो। डिविडेंड के लिहाज से अगर आप कोई PSU ढूंढ रहे हैं तो आप एक एक करके शुरुआत करिए। हिंदुस्तान जिंक, NMDC, नाल्को, कोल इंडिया, इसके अलावा गेल, ONGC, ये कुछ ऐसे नाम हैं, BPCL, जो कि आपको डिविडेंड देते रहेंगे। आप उनको डिविडेंड के तौर पे देखिए और थोड़े लिक्विड भी होते हैं तो यहाँ फंसने के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अदानी विल्मर 405 रुपये। विनोद जी, 2 लोअर सर्किट है और आज ही आपने व्यू पूछना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी तेज़ी आपने देखी है, मतलब 250 रुपये का शेयर 600 रुपये आ गया, 3 गुना हो गया। तो थोड़ा बहुत तो नीचे आना बनता है ना इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, और अगर आ रहा तो बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि विल्मर में ग्रोथ है तभी आपने 400 रुपये पर उसे लिया तो वो ग्रोथ के साथ बनिए, और अगर आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं है तो निकल जाइए। आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला ही रहता है, कोई तेज़ी मिले निकल जाए। लेकिन इंडिविजुअली क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है तो रिस्की तो हो चुका है। आपके पास 400 रुपये के दाम पर हैं, सर्किट खोले, कोई ऊपर का सर्किट लगे तो आप ये कर सकते हैं कि 10 शेयर 20 शेयर करके आप बेच दीजिए। गाबा सर ने एक बार मुझे ये बात समझाई थी TTML केस में कि जब भी कभी शेयर तेज़ी में रहे और आपकी कॉस्ट से डबल हो जाए या एक रीजनेबल प्रॉफिट आपको मिल जाए 50% का, तो आप हर सर्किट में थोड़े शेयर बेचते चलिए। 100 हैं, 5 के लॉट्स में बना लिए, 20 सर्किट आगे आप और ले पाएंगे उसमें। तो धीरे धीरे बेचते जाइए। क्या होगा, 20 सर्किट बाद आपके हाथ से शेयर छूट जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढ लीजिएगा। लेकिन उसमें एटलीस्ट आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। अगर लोअर सर्किट शुरू हुए तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। तो ये TTML केस में गाबा सर ने मुझे समझाया था, तो आप वैसे ही इसको भी एक बार को प्ले कर सकते हैं। अच्छा, HDFC केस में बलदेव साहब ये मर्ज हो जाना है कुछ टाइम बाद तो HDFC बैंक के अंदर, तो अभी तो आप बने ही रहें, वो ज़्यादा बेटर है कि वो फेवरेबल सिचुएशन इनके लिए आ रही है। जो आज ये रिसेंट फॉल आया और वापस प्री मर्जर जोन में आ गया है, लेकिन अगर ये मर्ज जब हो जाएगा तब उसके बाद सिचुएशन बेटर आपको दिखाई पड़ेगी। 2 कंपनी तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कंपनी ख़राब है, तो आप उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। ओके,
इज़ इट गुड टू बाय एनी शेयर्स टू अप प्राइस फ्रॉम बाइंग प्राइस? मैं समझा नहीं, लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं राकेश जी कि आपने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा और वो 120 रुपये आ जाए तो उसे लेना ठीक है कि नहीं? देखिए, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। अगर आपने बहुत लंबा नज़रिया रखा हुआ है 20 साल का, 30 साल का, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 रुपये के शेयर किसी ने आपने खरीदना शुरू किया और वो धीरे धीरे, आप ये मान लीजिए मन में कि भैया इसको 5000 रुपये होता हुआ देख रहा हूँ या 3000 रुपये होता हुआ देख रहा हूँ या 1000 रुपये होता हुआ देख रहा हूँ, तो आप 200 रुपये तक उसे खरीदते रहेंगे। फिर 200 में आप उसे छोड़ के कोई और देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, आप एक बंच या एक बुके बना लीजिए जिसके अंदर सारे ही अच्छे शेयर होंगे, और फिर आप एक में SIP करिए, वो भाग गया छोड़ दीजिए, दूसरे में SIP कर दीजिए, वो भाग गया छोड़ दीजिए, ऐसे करके मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, तो आपको कभी ये रिस्क नहीं होगा कि मेरे शेयरों की वैल्यू भाग गई। और एट अ टाइम 10 के 10 शेयर कभी नहीं भागते, कभी तो कोई शेयर नीचे होगा, उसको SIP करना शुरू कर दीजिए। क्वालिटी में अगर सस्ता दाम मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर भाग रहा है तो छोड़ दीजिए, कभी ना कभी नीचे आएगा, ऐसा तो है नहीं हमेशा भागते ही रहेगा। हर शेयर अपने 15-1 साल में मैंने ऐसा कोई शेयर नहीं देखा जो कभी नीचे ना आया हो, चाहे वो डीमार्ट हो। वो बात अलग है कि वो 6000 जाके 300-250 रुपये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं देता इन्वेस्ट करने के, तो आप मौके लीजिए। किसी फ्री फॉल में, किसी बुरे दौर में, किसी वॉर में, किसी कमोडिटी क्राइसिस में, किसी क्रैश में वो नीचे मिल ही जाएंगे, तब आप उनमें एंटर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। लिस्ट बना के रखिए कि ये मेरी लिस्ट है, इनको मैं इन दाम से नीचे मिलता जाएगा तो मैं लेता जाऊँगा। अच्छा जी, व्हाट अबाउट नज़ारा? मतलब नज़ारा, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं या फिर नज़ारा गेम्स की बात कर रहे हैं? अगर नज़ारा जो उसकी बात कर रहे हैं गेम्स की, तो इसमें एक बड़ा कैच था कि 3100-3200 रुपये के आसपास इन्होंने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, उसके बाद वो शेयर टूटा था बहुत तेज़, तो वो अलॉटमेंट के लिए शेयर खिंचा था। एवेन्यूज़ के बेहतर माने जाते हैं सब तरफ से, बहुत न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव सुनता हूँ मैं कि इनके ट्रिगर अच्छे हैं, इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन नंबर में अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मुनाफा का आंकड़ा अगर दिख जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, तो बेटर ये कि नंबर्स को आप पहले ट्रैक कर लीजिए इसके, फिर कोई भी कॉल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। लेकिन बिना नंबर के वादे ज़्यादा बेटर तभी जब वो दिखने लग जाए, एटलीस्ट नंबर आ जाए तो ज़्यादा आप सब्सटेंशियल कॉल ले पाएंगे यहाँ पे। ओके, कैस्ट्रॉल एंड गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। सर कैस्ट्रॉल फंडामेंटली ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेटर है, मल्टीनेशनल जाइंट है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन चलते दोनों ही बहुत ही स्लो हैं और शायद ही चलने वाली सिचुएशन में है। वो बात अलग है कि हाल फिलहाल की फॉल में कैस्ट्रॉल ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, लेकिन डिविडेंड भी कैस्ट्रॉल ज़्यादा बेटर देगा कि मल्टीनेशनल जाइंट है, और 100 रुपये के आसपास रिसेंटली मैंने देखा था, तो बहुत कुछ है नहीं खोने के लिए इसमें, तो ये बॉटम के लेवल के आसपास ही, तो उसको आप एक बार को देख सकते हैं। लेकिन गल्फ ऑयल थोड़ा महंगे साइड पर है, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट दोनों पे इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउसेज से टारगेट ऑफिस 200 प्लस के हैं कैस्ट्रॉल के केस में। अच्छा जी, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में आलोक जी, आप ये क्वार्टर के नंबर ज़रूर देखिएगा, नंबर बेटर साइड पे आएंगे। वैसे अपने मतलब ये शेयर चला बहुत है, 300 से चल के 1500 गया, फिर वहाँ से ईज आउट होकर 900 रुपये आया, फिर वहाँ 1200 रुपये आ गया, लेकिन अभी भी अपने सेक्टर की पी से नीचे है और पुरानी हिस्टोरिकल पी से भी नीचे है, तो अगर थोड़ा और झटका दे तो अच्छा वैल्यू है इसमें। लेकिन क्वार्टर के नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो क्वार्टर के नंबर्स को आप क्रूशली इस बार ही वॉच करिएगा। सर आरबीएल बैंक में तनवीर जी आज एक ब्लॉक हुआ था, वो ब्लॉक में करीब 37 लाख शेयर या 38 लाख शेयर बिके थे, जिसकी वजह से शेयर बहुत टूटा था, तो इसलिए आज आपको एक मासिव सेल ऑफ दिखेगा। लेकिन बैंक्स का मतलब ऑलवेज स्टे विद बिग 5, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे क्राइसिस नहीं है। इनके केस में कुछ भी हो सकता है, कभी असम का इशू, कभी MFI का इशू, तो बेटर यही है कि आप बिग 5 में रहें, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन हमेशा आपको दिखाई पड़ेंगे। चले फ़िलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से, आज के सवाल भी ज़्यादा थे और बातचीत भी ज़्यादा लोगों से हो नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। मुलाकात होगी अब आपसे सोमवार को। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।